जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और ये पर्सनल गारंटी कि भैया अपने कंटेंट के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम हॉल में, है ना। बाकी टीचर से तो आप पढ़ते हो, बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हो, आप तो पूरा मेहनत करते हो, लेकिन जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो और फिर एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हो तो एक ही बात कहते हो, सर जीएस बहुत डिफिकल्ट था, पता नहीं यार जीएस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे, मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ के गया था। तो आपकी गलती नहीं है, टीचर ने आपको अच्छे से पढ़ाया नहीं, ठीक है। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे वही पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाता है। ऐसे पढ़ाया जाता है कि पूरा का पूरा चीज़ आपके दिमाग में चले जाए और फिर आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आते हो, जितना हमने हमने अभी तक पढ़ाया है। और यदि आपने पीछे एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम हम अपने कंटेंट से आते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो ये गारंटी है अपना। तो बिल्कुल जीएस में बिल्कुल भी डरना नहीं है, जीएस बहुत आसान है, बस आपको एक अच्छा कंटेंट से पढ़ना होता है, ठीक है। और मैंने खुद बहुत अच्छे स्कोर किया है 4 बार, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको जीएस में कि आपका बहुत अच्छे से जीएस में हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। जैसे कि हमने कल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया था, आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, उसी को क्या कहते हैं भैया, इसी को मासिक धर्मचक्र कहते हैं। और एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड करके मत पढ़ो, वीडियो को यूट्यूब पे चलने दो। उससे क्या होता है, उससे भैया वॉच टाइम बढ़ता है, हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो भैया आप भी थोड़ा सा कुछ करिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। और वीडियो को डाउनलोड करके मत देखिए, वॉच टाइम उससे बढ़ता है। वॉच टाइम बढ़ने से ये होता है कि भैया और वीडियो रिकमेंड होती है, तो थोड़ा सा और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जा सकते हैं, तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाता है। ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो यार इतना तो आप ज़रूर कर सकते हो। चलो भैया, हम आते हैं अभी अपनी पढ़ाई पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। तो भैया मासिक धर्मचक्र क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको पीरियड्स भी कहा जाता है, आपने कभी न कभी सुना होगा, ठीक है, पीरियड्स। तो महिला में 28-29 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड होता है, यानी इन फीमेल 28 टू 29 डेज का एक क्या होता है, पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। क्या होता है भैया, देखो मैं आपको एक न्यू पेज लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझाता हूँ बात को, ठीक है। देखो ये मान लो ये फर्स्ट डे है, ये 28 डे है ना। एक्यूरेट 28 डेज का पीरियड होता है, लेकिन कभी कभी 29 डेज वगैरह भी होता है ना। कुछ कुछ फीमेल में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है पीरियड्स में, तो उनमें हो जाता है चीज़ें, ठीक है। लेकिन एक्यूरेट 28 डेज का है, लेकिन 28-29 आप कह सकते हो। कभी कभी पीरियड मिस भी होते हैं, वो भी चीज़ें होती है, ठीक है। चलो, तो देखो जैसे कि 28-29 डेज का ये होता है, क्या होता है एक्चुअली, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो अपनी ओवर मतलब जो फीमेल की ओवरी होती है, जैसे कि मैंने डायग्राम के इससे भी बताया था, ये ओवरी होती है ना। ये ओवरी क्या करती है भैया, अंडा बनाती है, यानी ये क्या करती है, ओवा प्रोड्यूस करती। लेकिन ये इसके अंदर जब रहेंगे ना तो वो इमैच्योर रहेंगे, यानी वो मैच्योर नहीं है। और ये 14 डेज तक यहीं पे रहते हैं, है ना, 14 डेज तक यहीं पे रहते हैं। यानी भैया फेलोपियन ट्यूब में तो आ ही नहीं है ना, ओवा फॉलोपियन ट्यूब में आई नहीं, 14 डेज में कहाँ पे, आपके ओवरी में ही। तो भैया स्पर्म इधर आ भी गया तो भैया यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो एग है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, बच्चा पैदा होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन 15-60 डेज में क्या होता है भैया, ये जो है आपका यहाँ से एक ओवा बाहर आ जाता है फेलोपियन ट्यूब में, और इसी को ओव्यूलेशन कहा जाता है ना। चलो देख लेते हैं एक बार क्या होता है। 14 डेज तक तो कुछ भी नहीं हो रहा है भाई साहब, है ना। 14 डेज, यहाँ पे 14 डेज तक कुछ नहीं हो रहा है। ओवरी में वो ओवा है आपका जो कि इमेच्योर है, ठीक है। और उसके बाद 15-16 डेज, यानी ये पीरियड 15-16 डेज है ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ओवुलेशन, यानी 15-16 डेज, यानी अंडोत्सर्जन। ओवरी से एक बाहर निकलकर फेलोपियन ट्यूब में जाता है, उसी एक को ओवुलेशन कहा जाता है। यानी जब ओवरी से जब जो ओवा है वो बाहर निकलकर फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा तो उस प्रोसेस को ओवुलेशन कहा जाएगा। और वो कौन से डेट पे होती है, 15-16 डेज में ये बात होती है, ठीक है। तो जैसे फिगर से एक बार और समझ लेते हैं, तो अभी तो आ गया है ना। यदि 15-16 डेज, ये 2 दिन में ये यहाँ पे है आपका ओवा,
यहाँ से यदि स्पर्म आ गया ये 15-16 डेज में, तो भैया यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट वगैरह बनता है ना, ये तो आपको पता है। फिर जाइगोट हो गए, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी तो पढ़ा के रखी है। यहाँ पे यूटरस में होता है, फिर यूटरस में फिर ये इम्ब्रियो, मतलब ये यहाँ पे जाइगोट, जाइगोट का फिर आगे इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो का फिटस बनेगा और फिर बच्चा बाहर आया जाएगा 9 मंथ्स 9 डेज के बाद। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। बट यदि अभी स्पर्म आए ही नहीं भैया 15-16 डेज में, तो क्या होगा? तो भैया ये जो तुम्हारी ओवा है ना, ये इधर आ जाएगी, है ना। और यहाँ पे होता है आपका, ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम में जैसे है ना, यहाँ से फिलिपियन ट्यूब से यहाँ पे ये तुम्हारे ओवा आ जाएगी और यहाँ होता है एंडोमेट्रियम लाइन, है ना। ये दोनों साइड में होती है, कौन सी? एंडोमेट्रियम लाइन, है ना। ये जो एंडोमेट्रियम लाइन होती है ना, एक्चुअली ये टिश्यूज से बनी होती है और ये ब्लड टिश्यूज से बनी होती है, ब्लड टिश्यूज से बनी होती है, ठीक है। लेकिन जब 28 डेज खत्म हो जाते हैं, है ना, तब क्या होता है ये, और ये क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम ट्यूब है ना, ये एंडोमेट्रियम जो ये लाइन जो है ना, ये क्या करती है? सूजने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है यहाँ पे, स्लोली 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 स्लोली। और जब 28 डेज खत्म हो जाएंगे ना, तब यहाँ से ये जो यहाँ से एंडोमेट्रियम ट्यूब है, ये क्या हो जाती है? फट जाती है, क्योंकि ब्लड टिश्यू से बनती है, तो यहाँ से ब्लड निकलने लगता है और फिर ये ब्लड वजाना के थ्रू ये बाहर निकलता है। और इसी को हम क्या कहते हैं कि भैया पीरियड्स आ गए, लड़कियाँ कहते हैं ना, पीरियड्स आ गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो मतलब 28 डेज का खत्म हो गया और फिर यहाँ से ब्लड 3-4 दिन 5 दिन जो भी है वो बहने लगता है, ये होता है, ठीक है। तो एक्चुअली और इस ये ब्लड जो है ना, ये जो ब्लड बह रहा है, इस ब्लड के साथ यहाँ पे तो एक था, यहाँ पे तो ओवा था, वो भी क्या होता है? वो भी बाहर निकल जाता है उस ब्लड के साथ। लेकिन यदि 15-16 डेज में यहाँ पे स्पर्म मिला, तो यहाँ पे जाइगोट बनेगा और वो यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, है ना। फिर ये एंडोमेट्रियम ये लाइन पे यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब इसमें जाइगोट वगैरह ये बनता है ना, ये एंडोमेट्रियम लाइन में, तो भैया फिर ब्लडिंग नहीं होती। ये एंडोमेट्रियम लाइन है ना, ये प्लेसेंटा का काम करेंगे, प्लेसेंटा बनाने का काम करेंगे, और प्लेसेंटा के थ्रू फूड वगैरह सब, पानी वगैरह सब इस जाइगोट या इम्ब्रियो फिटस को मिलता है। ये तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था प्लेसेंटा के बारे में, है ना। तो उस काम में एंडोमेट्रियम काम आती है उस वक्त, तो उस वक्त ब्लडिंग नहीं होती है। यानी आपने सुना होगा, जब भी लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। इसीलिए भैया जब भी कोई लड़की है नॉर्मल, ठीक है, जिसकी शादी वगैरह नहीं हुई है ऐसे मान लो, ठीक है, और शादी भी हो गई, तो जब पीरियड आना बंद हो जाता है तो बहुत लड़कियों को डर होने लगता है। तो आप समझ जाओ कि वो डर होने लगता है, क्योंकि उनको ऐसे लगने लगता है, यदि उन्होंने मतलब यदि कोई लड़की मैरिड नहीं है और उसने शायद मान लो उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करके रखा है, ठीक है, और यदि उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, तो उसको एक पूरा उसका दिमाग वहीं पे चला जाता है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर वो प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो यानी पीरियड्स नहीं आ रहे, तो ये थोड़ा सा एक इंडिकेशन हो जाता है कि भैया आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है। तो यानी भैया जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो पीरियड्स नहीं आते, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम जो लाइन है, ठीक है, ये जो ब्लड टिश्यू है ना, ये फिर ये मतलब फटती नहीं है, और फिर ये मतलब ये प्लेसेंटा की तरह काम करती है ना, तो ये फटेगी नहीं, तो जब फटेगी तभी तो ब्लड बाहर आएगा। तो इसीलिए प्रेगनेंसी का ये रिलेशन होता है पीरियड से, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको पीरियड के बारे में यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहली मासिक चक्र की आयु यानी फर्स्ट व्हेन दैट पीरियड विल कम, ओके, अदरवाइज व्हेन दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल विल कम, फर्स्ट इट विल बी 11-12 ईयर्स, ओके, दैट एज यू नो, ठीक है। फर्स्ट मासिक चक्र है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज व्हाट? मेनार्क, ठीक है। मासिक चक्र की अधिकतम आयु 50-55 ईयर्स तक होती है लास्ट। उसके बाद क्या होता है, जब लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको मेनोपॉज कहा जाता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा था, ठीक है। यहाँ पे खत्म हो गया भैया। अभी हम देखेंगे भाई आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ क्या होता है? यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी क्या होता है भैया? आर्टिफिशियल तरीके से जो महिला प्रेग्नेंट होती है ना, उस प्रोसेस को आईवीएफ कहा जाता है। कभी कभी कुछ महिला किसी कारण की वजह से भैया मतलब उसको उसके हस्बैंड के साथ उस सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि वो नहीं हो रही है लेकिन उसको अभी प्रेग्नेंट होना है, तब ये आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और ये लैब में की जाती है। टेस्ट ट्यूब भी वगैरह आपने सुना होगा, ये सभी है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी इसमें क्या करते हैं, स्पर्म वगैरह लेते हैं और ओवा लेते हैं, उसको एक ट्यूब में उसको फर्टिलाइजेशन करते हैं, देन उसमें वो जाइगोट बनता है, फिर उस जाइगोट को इम्प्लांट करते हैं एंडोमेट्रियम लाइन में यानी यूटरस में,
है ना। यहाँ पे फिर जाइगोट को इम्प्लांट कर देते हैं, फिर ये 9 महीने 9 दिन इधर बढ़ेगा, ये शिशु हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर ये इसको बाहर वो जन्म लेगा। ठीक है, अभी ट्विंस भी कुछ देख लेते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस भी होते हैं या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। तो ये 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स हो जाते हैं आइडेंटिकल ट्विंस में। मतलब आइडेंटिकल मतलब एकदम एक जैसे दिखते हैं पूरे। आपने देखा होगा कभी कभी, है ना। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस नॉर्मली एक बॉय और एक गर्ल होता है ना, वो नॉन आइडेंटिकल, यानी वो एक जैसे नहीं दिखते। बहुत कम मात्रा में ऐसा होता है कि यदि दोनों के दोनों बॉय है या दोनों के दोनों गर्ल है और वो नॉन आइडेंटिकल, बहुत कम परसेंटेज होता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। देन ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, प्रेग्नेंट के समय दर्द को कम करने का कार्य करता है ऑक्सीटोसिन। लेबर पेन जो होता है, यानी प्रेग्नेंट के टाइम जो पेन होता है उसको कम करने के लिए जो फीमेल होती है, वो फीमेल की बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, उसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। और ये मिल्क को बाहर निकालने का कार्य भी करती है, कौन सी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब कोई लड़की किसी बच्चे को जन्म देती है तभी उसके बॉडी से मिल्क निकलता है, अदरवाइज मिल्क नहीं निकलेगा। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी वो किसी बच्चे को जन्म देती है, तब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है, और वो मतलब उसकी वजह से कोई भी लड़की मिल्क प्रोड्यूस करती है, मिल्क उसके बॉडी से बाहर आ सकता है, और वही मिल्क मतलब बच्चा पीता है। ये तो सारी चीज़ें आपको पता है। अब ये कुछ एक बीमारी है क्रिप्टोकॉर्डिज्म। क्रिप्टोकॉर्डिज्म यानी क्या होता है एक्चुअली, जो हमने आपको बताया था कि जैसे कि टेस्टिस जो होते हैं वो नॉर्मली शरीर के बाहर होते हैं, स्क्रोटम के अंदर होते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी बच्चे के अंदर क्या होता है, एब्डोमिनल में, मतलब पेट के उधर एब्डोमिनल में ये टेस्टिस रह जाते हैं, वो बाहर नहीं आते। तो उसी बीमारी को क्रिप्टोकॉर्डिज्म कहा जाता है। लेकिन वो ऑफ कोर्स ऑपरेशन वगैरह करके उसको स्क्रोटम में ढकेला जाता है, तो वो टेस्टिस बाहर आ जाते हैं। ठीक है, उसका सोल्यूशन है। तो क्रिप्टोकॉर्डिज्म यानी ये बीमारी यही है कि भैया टेस्टिस कहाँ पे, एब्डोमिनल एरिया में है, बाहर नहीं है, स्क्रोटम में नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन में कर लेता हूँ, जैसे आपको इससे और ये हो जाए। वैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी चैप्टर खत्म हो चुका है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने टेस्टिकुलर टेबल होती है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, 250 ईच, यानी एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर टेबल होती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है आपको पता है, ओविडक्ट में होता है। शुक्राणु उत्पादन में कितना तापमान चाहिए, यानी वो मतलब शुक्राणु उत्पन्न यानी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, हाउ मच टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। इट इज़ 30 to 35 डिग्री। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, उससे से 2 to 3 डिग्री या 2 to 2.5 डिग्री कम होना चाहिए, इसलिए 30 to 35 डिग्री आंसर सही रहेगा। स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हेल्पफुल फॉर प्रोवाइडिंग स्पर्म न्यूट्रिशन, एक्चुअली इट इज सेल, ग्लैंड नहीं बोला है, सेल बोला है। तो भैया कौन सी सेल होती है जो स्पर्म में न्यूट्रिशन देने की काम करती है, तो आपने पढ़ा था सर्टोली सेल, ये मैंने आपको पढ़ाया था। लीडिंग सेल मैंने पढ़ाया था, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, कौन सा, लीडिंग सेल, ये सब हमने पढ़ा था। तो स्पर्म के अंदर गति किसकी वजह से होती है, तो भैया ये साइट्रिक एसिड से होती है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड साइट्रिक एसिड बनाती है, हमने पढ़ा था। तो जो गति है ना, जो मोशन है वो किसकी वजह से होता है, साइट्रिक एसिड की वजह से होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड साइट्रिक एसिड बनाती है। ठीक है, और जो म्यूकस होता है, म्यूकस क्या करता है, डायरेक्शन देता है ना। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ के रखे। तो आपको याद रखना है, जो स्पर्म को डायरेक्शन देगा वो कौन देगा, म्यूकस देगा, और स्पर्म को जो गति या मोशन देगा वो कौन देगा, साइट्रिक एसिड देगा। स्पर्म के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो म्यूसस की वजह से होता है, मतलब सेल डिवीजन म्यूसस टाइप का होता है किसके अंदर, स्पर्म के। म्यूसस यानी क्या होता है भैया, एक स्पर्म से 4 सेल बनना, 4 स्पर्म बनना, है ना। एक मतलब सेल ये डिवाइड होके 4 सेल बनाएगा, उसको म्यूसस सेल डिवीजन कहते हैं। तो स्पर्म के अंदर म्यूसस सेल डिवीजन होते हैं, यानी एक स्पर्म से 4 स्पर्म बन जाएंगे। इसलिए यदि आपको 1000 स्पर्म चाहिए तो पहले आपके पास 250 स्पर्म होना जरूरी होता है, फिर वो 250 डिवीजन करके 1000 स्पर्म बनाएंगे, क्योंकि एक स्पर्म से 4 स्पर्म बनते हैं। और ओवा क्या है भैया, लार्जेस्ट गैमेट सेल है। ठीक है, और ये क्या है, ओवा क्या है भैया, लार्जेस्ट गैमेट सेल। यदि आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट गैमेट सेल, तो आपका आंसर रहेगा ओवा इज द लार्जेस्ट गैमेट सेल। यदि आपको पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट गैमेट सेल, तो आपको पता होना चाहिए स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट गैमेट सेल। ठीक है, और ये जो ओवा होती है ना, ये नॉन मोटाइल होती है, यानी ये इसमें मोशन नहीं होता है, किसमें, ओवा में। लेकिन ऑफ कोर्स स्पर्म ये क्या है, गतिशील है, ये मोटाइल होती है। ये चीज़ें बस आपको याद रखनी है। ठीक है, मुझे लगता है ये समझ आपको आ गया होगा बहुत आसानी से। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे,
और हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर सारे आपके दोस्त हैं उनको बताना है कि यहाँ पे भैया आ जाओ, यहाँ पे जीएस बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। उनको बताओ, है ना, इधर उधर वो भटक रहे होंगे तो फिर भैया जीएस में उनका कोई स्कोर नहीं आने वाला है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे लाइफ में, है ना। जीएस में अच्छा स्कोर नहीं होगा, कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा। ठीक है, फिर चलो, फिर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर आपको हमेशा करते रहना है। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच।